15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। अपने और अपनों की सेहत की सलामती चाहते हैं तो जान लीजिए, हाथ धोना है बेहद जरूरी। इसलिए हाथों की धुलाई भी कड़ाई भी दोनों जरूरी हैं। 1100 से अधिक हत्याएं, हजारों गिरफ्तारियां, लाखों लोगों का पलायन, इसके अलावा महिलाओं के साथ बलात्कार, गांव में हिंसक छापेमारियां, धार्मिक स्थलों पर हमले और विरोधियों को गायब करने जैसी घटनाएं दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं। ये म्यांमार में हुए तख्तापलट का अब तक का हासिल है। 1 फरवरी 2021 को सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को कुर्सी से उतारकर जेल में बंद कर दिया था। ये सब किस लिए किया गया? जैसा कि हर तानाशाह कहता है, उसने भी वही बात दोहराई थी। क्या ये पूरा तामझाम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किया जा रहा है? डेमोक्रेसी को बचाने का सबसे आसान उपाय यही है कि उसे उठाकर पिंजड़े में बंद कर दो। तानाशाही शासक यही झुंझुना दिखाकर अपनी निरंकुशता को जायज ठहराते रहे हैं। म्यांमार में उसी परंपरा का पालन हुआ है। तख्तापलट के 8 महीने बाद म्यांमार के हालात और बिगड़े ही हैं। सैन्य सरकार का दमन जारी है। उन्होंने बाहर इतना खतरा पैदा कर दिया है कि डेमोक्रेसी को धूप दिखाने की कोई जहमत नहीं उठाई जा रही। आपातकाल लगाते समय कहा गया था कि अगले 1 बरस में फिर से चुनाव कराए जाएंगे। अगस्त 2021 में सेना अपने वादे से पलट गई। उसने कहा कि 2023 तक कोई चुनाव नहीं होगा। 2023 तक वे अपनी जुबान पर कायम रहेंगे, कहा नहीं जा सकता। तो आज बताएंगे म्यांमार में इस समय के हालात क्या हैं, सेना चर्च और पादरियों को निशाना क्यों बना रही है, क्या म्यांमार में सिविल वॉर शुरू होने वाला है, और तख्ता पलट से ठीक पहले राष्ट्रपति को किसने धमकी दी थी। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। 2021 की शुरुआत में दुनिया कोरोना महामारी को हराने की कोशिश कर रही थी। कोरोना की वैक्सीन को अप्रूवल मिल रहे थे। कई देशों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू कर दिया था। उसी समय म्यांमार में कुछ और ही खेल चल रहा था। 1 फरवरी की सुबह अचानक से खबर फ्लैश हुई, म्यांमार में तख्तापलट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गिरफ्तार। यह खबर अप्रत्याशित थी और नहीं भी थी। ऐसा क्यों? इसकी वजहें आपको बताते हैं। नवंबर 2020 में म्यांमार में आम चुनाव हुए। इसमें आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की। सबसे बड़ी विपक्षी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को यह नतीजा मंजूर नहीं था। उसने आरोप लगाया कि चुनावों में धांधली हुई है। यूएसडीपी ने दोबारा चुनाव कराने की मांग भी कर दी, हालांकि ये मांग नहीं मानी गई। चुनावी नतीजों के बाद सरकार बनाने की बारी आई। 1 फरवरी 2021 का दिन तय किया गया। इस दिन नई संसद की बैठक होने वाली थी। संसद का दरवाजा खुलने से ठीक पहले ही खेल पलट गया। सेना ने राजधानी की मुख्य सड़कों को बंद कर दिया। टीवी चैनलों का प्रसारण रोक दिया गया। इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। बाजारों और बैंकों पर ताला लगा दिया गया। राष्ट्रपति और स्टेट काउंसलर को अरेस्ट कर अज्ञात जगह पर ले जाया गया। कुछ समय बाद नेशनल टीवी पर ऐलान हुआ कि देश में आपातकाल लगा दिया गया है। सत्ता की बागडोर सेना प्रमुख मिन आंग लाइंग को सौंप दी गई है। म्यांमार में सैन्य शासन का लंबा इतिहास रहा है। वहां 1962 से 2011 तक मिलिट्री हुंटा का शासन रहा है। 1991 में विरोध के बाद सेना ने चुनाव कराया था। वो चुनाव भी एनएलडी ने जीता था। सेना ने नतीजों को रद्द कर दिया। आंग सान सू की को नजरबंद कर दिया गया। इसी दौरान उन्हें शांति का नोबेल प्राइज भी मिला था, लेकिन वो समारोह में हिस्सा लेने नहीं जा सकी थी। म्यांमार में पहली बार फ्री इलेक्शन 2015 में हुए। इसमें फिर से एनएलडी की जीत हुई। पार्टी ने 5 सालों तक सुकून से शासन भी चलाया। आंग सान सू की सरकार में स्टेट काउंसलर की भूमिका में थी। ये पद उन्हीं के लिए बनाया गया था। आसान भाषा में कहें तो स्टेट काउंसलर के पास प्रधानमंत्री के स्तर की शक्तियां थीं। नवंबर 2020 के इलेक्शन में एनएलडी का दोबारा जीतना सेना को रास नहीं आया। उसने लोकतांत्रिक सरकार के प्रतिनिधियों को जेल में बंद कर दिया। उनके ऊपर गंभीर मुकदमे लाद दिए गए। एक विशेष सैन्य अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है। 12 अक्टूबर को ऐसी ही एक सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति अउ विन मिंट की पेशी हुई। इस पेशी के दौरान उन्होंने बताया कि तख्ता पलट से ठीक पहले क्या हुआ था। 31 जनवरी 2021 को 2 सीनियर आर्मी अफसर विन मिंट के दफ्तर में घुसे। उनके पास एक चिट्ठी नुमा कागज था। उस पर पहले से ही बहुत कुछ टाइप किया हुआ था।
अफसरों ने राष्ट्रपति से कुछ मिनट बात की, फिर बोले, राष्ट्रपति महोदय, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप बीमार हो चुके हैं, ऐसे में देश चलाना आपके बस की बात नहीं है। ये रही इस्तीफे की चिट्ठी, इस पर दस्तखत करिए और घर जाकर आराम करिए। विन मिंट ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, मुझे क्या हुआ है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। उन्होंने इस्तीफे वाली चिट्ठी पर साइन करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर साइन करने से पहले मरना पसंद करूंगा। इस पर अफसरों ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही विन मिंट सेना की हिरासत में थे। उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति मिंट स्वे को राष्ट्रपति बना दिया गया था, जिन्होंने आपातकाल लगाकर सैन्य तख्तापलट का रास्ता साफ कर दिया। विरोधी नेताओं के ऊपर चल रही सुनवाई में प्रेस या आम जनता को जाने की इजाजत नहीं है। जो कुछ अंदर घट रहा है वो वकीलों के जरिए बाहर आ रहा है। विन मिंट और आंग सान सू की पर जनता को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप भी लगा है। इस पर उन्होंने कहा है कि जब पार्टी के फेसबुक पेज से प्रोटेस्ट के लिए कहा जा रहा था, उस समय वे हिरासत में थे, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उकसावे का आरोप उन पर फिट नहीं बैठता। इसी मामले में आंग सान सू की भी पहली बार अपना बयान दर्ज करवाएंगी। अदालत में आंग सान सू की पर वॉकी टॉकी की अवैध खरीदारी और इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन न करने को लेकर भी मुकदमा चलेगा। भ्रष्टाचार के मामले में आरोप साबित होने पर उन्हें 15 बरस की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप भी है। इस मामले में 14 बरस तक की कैद का प्रावधान है। म्यांमार में और क्या क्या चल रहा है। चिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CHRO म्यांमार के चिन लोगों और हाशिए पर रह रहे दूसरे लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। ये संस्था 1995 में स्थापित हुई थी। CHRO ने तख्तापलट के बाद की 20 घटनाएं दर्ज की हैं, जिसमें सेना ने अल्पसंख्यक ईसाइयों को अपना निशाना बनाया। ईसाई म्यांमार की आबादी में 6% की हिस्सेदारी रखते हैं। म्यांमार में बौद्ध बहुसंख्यक हैं। सेना और सरकार में बौद्ध लोगों का एक अधिकार है। चिन स्टेट में 5 लाख की आबादी रहती है। इनमें से 85% ईसाई हैं। 19 सितंबर को सेना ने चिन स्टेट के एक गांव में आग लगा दी। आग बुझाने आए एक पादरी को गोली मार दी गई। हत्या के बाद सैनिकों ने उसकी उंगली काटकर अंगूठी निकाल ली। ये इकलौती बर्बरता नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 1 फरवरी के बाद से सेना ने कई चर्चों को तबाह कर दिया। बड़ी संख्या में पादरियों को अरेस्ट किया गया। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें चर्च को मिलिट्री बेस में बदल दिया गया। अब लोग चर्च में जाने से डरने लगे हैं, क्योंकि वहां कब हमला हो जाए या कोई बम गिरकर चला जाए कहना मुश्किल है। सेना चर्चों पर हमले के फैसले का बचाव करती रही है। उसका कहना है कि वहां विद्रोही छिपे होते हैं, इसलिए हमला करना जरूरी हो जाता है। चिन के अलावा काया प्रांत में 46% लोग ईसाई हैं, जबकि कचिन प्रांत में 34% ईसाई धर्म को मानते हैं। काया में अभी तक 5 बड़े चर्च सेना के हमले में बर्बाद हो चुके हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट में मई 2021 की एक घटना का जिक्र है। 22 मई को पड़ोस के शहर से 300 से अधिक लोग एक ईसाई गांव में शरण लेने आए। उन्हें चर्च और पादरियों के घर पर जगह दी गई। गांव वालों ने घर में रखे चाकू तक फेंक दिए। उन्होंने कंपाउंड में सफेद झंडा लगा दिया ताकि सेना उन पर हमला ना करे। अगले दिन सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर कोई चर्च से बाहर निकला तो उसे गोली मार दी जाएगी। गांव वालों ने उनकी बात मान ली, लेकिन रात होते होते गोलीबारी शुरू हो गई। 2 घंटे तक चली गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 8 लोग घायल थे। अगले दिन तक पूरे चर्च को लूटा जा चुका था। उसके बाद से सैनिक जब भी उस गांव में आते, वे उसी चर्च में ठहरने लगे। ऐसा ही वाकया कई और जगहों पर हुआ। सेना धार्मिक किताबों को जलाने और पादरियों को गिरफ्तार करने से भी बाज नहीं आती। उन्हें शक रहता कि ये लोग विद्रोही गुट का साथ दे रहे हैं। विद्रोही गुट क्या कर रहे हैं? उन्होंने सेना के खिलाफ छापामार लड़ाई जारी रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक 1500 से अधिक सैनिकों को मारा गया है। इन हमलों का बदला लेने के लिए सेना आम लोगों की जान लेती है। सैनिक गांव को जलाकर चले जाते हैं। लंबे समय से इसी तरह बदले की लड़ाई चल रही थी। अब सेना आर पार के मूड में आ गई है। म्यांमार नाउ की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य सरकार निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रही है। अपर म्यांमार में 3000 सैनिकों को तैनात किया गया है। सैन्य अधिकारियों के परिवारों को उन इलाकों से शिफ्ट किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में सेना और विद्रोही गुटों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ने वाली है। सेना विद्रोहियों के मनोबल को तोड़ने के इरादे से ऑपरेशन प्लान कर रही है। अगर वो इसमें सफल रहे तो म्यांमार में लोकतंत्र का ख्वाब और दूर हो जाएगा। ये तो हुई म्यांमार की स्थानीय नीति। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर म्यांमार को लेकर क्या चल रहा है, ये भी आपको बताते हैं।
24 अप्रैल 2021 को आसियान के नेताओं की बैठक हुई। म्यांमार भी इस संगठन का सदस्य है। अप्रैल में हुई बैठक में म्यांमार के हालात पर भी चर्चा हुई। इसमें नेताओं के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। हिंसा रोकने, बैठकर बात करने, मानवीय मदद शुरू करने के अलावा इसमें एक और बिंदु पर सहमति बनी थी। कहा गया था कि आसियान के विशेष दूत और एक डेलीगेशन म्यांमार जाकर हालात का जायजा लेगी और वहां सभी पक्षों से मुलाकात करेगी। 14 अक्टूबर को इस संबंध में बड़ा अपडेट आया है। मिलिट्री हुंटा ने कहा है कि डेलीगेशन को म्यांमार में आने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन उन्हें आंग सान सू ची से मिलने नहीं दिया जाएगा। हुंटा का कहना है कि सू ची पर अभी मुकदमा चल रहा है, इसलिए उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 26 अक्टूबर को आसियान की बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक से पहले आसियान का एक डेलीगेशन म्यांमार की यात्रा करने वाला था। म्यांमार सरकार अप्रैल में किए गए वादों पर अमल करने में नाकाम रही है। इससे आसियान के सदस्य देश नाराज चल रहे हैं। मलेशिया और फिलीपींस ने म्यांमार को बैठक से बाहर करने की मांग की है। इस संबंध में अंतिम फैसला क्या आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। म्यांमार के मामले में जो कुछ अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी नॉर्वे से है। राजधानी ओस्लो के पास बने कोसबर्ग शहर में तीर धनुष के हमले में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी पीड़ित 50 से 70 साल के बीच की उम्र के थे। पुलिस ने डेनिश मूल के एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसने कुछ समय पहले ही इस्लाम कबूला था। पुलिस ये बात पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसका ब्रेन वॉश तो नहीं हुआ है। नॉर्वे में आमतौर पर पुलिस हथियार लेकर नहीं चलती। हमले के बाद पुलिस को एहतियात के तौर पर हथियार रखने के लिए कहा गया है। जुलाई 2011 के बाद से नॉर्वे में हुआ ये सबसे संगीन हमला है। 2011 में एक आतंकी ने बम विस्फोट और मास शूटिंग में 77 लोगों की हत्या कर दी थी। दूसरी सुर्खी ताइवान से है। 14 अक्टूबर की सुबह ताइवान के आनशेंग में एक 13 मंजिला इमारत में आग लग गई। इस आगजनी में 46 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहां मौजूद लोगों ने धमाके की आवाज सुनी थी। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इमारत की निचली मंजिलों में एक समय सिनेमा हॉल, बार और रेस्टोरेंट्स चलते थे। बंद होने के बाद नीचे वाले फ्लोर्स को खाली छोड़ दिया गया था। ऊपरी मंजिल के अपार्टमेंट्स में अधिकतर बूढ़े और विकलांग लोग रह रहे थे। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी श्रीलंका से है। श्रीलंका सरकार ने पूर्व नेवी चीफ वसंथा कर्णनगोडा पर लगाए गए चार्जेस वापस ले लिए हैं। वसंथा पर हत्या की साजिश रचने के आरोप थे। इस मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें मौत की सजा मिल सकती थी। 2019 में पुलिस ने अदालत में बताया था कि नौसेना की अवैध हिरासत में 11 युवाओं की हत्या हुई। उनकी लाश का कभी पता नहीं चल सका। 2008 से 2009 के बीच अमीर परिवार के बच्चों की किडनैपिंग अचानक से बढ़ गई थी। उन्हें छोड़ने के बदले में फिरौती वसूली जाती थी। कई बार पैसे मिलने के बाद भी बच्चों को मार दिया जाता था। इसी मामले में 14 लोग आरोपी बनाए गए थे। वसंथा इन 14 आरोपियों में से एक थे। आरोप हटाए जाने के बाद न्याय का रास्ता बंद हो चुका है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने श्रीलंका सरकार को कारण बताने के लिए कहा है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।